हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस साल आपका कंपटीशन कैसा रहेगा। इसके अलावा आपकी कितने परसेंट चांस हैं इस साल जॉब लेने के। साथ ही साथ आपको खुद पता चल जाएगी कि आप किस तरह की तैयारी करते टाइम गलतियाँ करते हो, कैसे आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्या रहता है रीज़न कि कम मार्क्स आ पाते हैं एग्ज़ाम में या फिर प्रैक्टिस सेट में। तो इस वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना, काफ़ी काम की वीडियो है आप लोगों के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइस, सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, मैंने अपने कम्युनिटी गाइडलाइन में 2 क्वेश्चन आप लोगों को पोस्ट किए थे। उन दोनों क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अब आपको कैसे समझना है कि आपका कंपटीशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में समझने के लिए सबसे पहले इन क्वेश्चन को समझें आप। देखो, पहला जो क्वेश्चन है ये मैंने लगभग 1 महीने पहले अपलोड किया था, जो कि है सौर मंडल में कुल कितने तारे मौजूद हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1। सौर मंडल में सिर्फ एक ही तारा है जो कि है सूर्य। और इसे सही कितने लोगों ने आंसर किया है? 68% लोगों ने पोल के थ्रू आंसर दिया। और इसमें टोटल आंसर आए थे कितने? 7.4 के। यानी कि 68% लोगों ने सही आंसर दिया और बाकी के 32% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन लोगों ने आंसर गलत किया है। अब इनमें से देखो, मैं बताता हूँ गलती क्या रही, कैसे गलत हुआ, ये चीज़ समझना आप लोग, क्योंकि आगे आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, अब वहाँ ये गलती ना करूँ। पहली चीज़ देखो, जिन लोगों ने 8 आंसर लगाया उनने क्या किया? उन्होंने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा। उनने समझा कि मैं पूछ रहा हूँ सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, और उन्होंने फटाक से आंसर क्या लगा दिया? 8। अब उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक ये भी नहीं पता है कि जो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सब ग्रह हैं। कई लोगों ने तो तारा समझ के ही लगा दिया उन्हीं को। अब जिन लोगों ने यहाँ पर आंसर 2 और 3 लगाया है, ये पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करते हैं, मुझे समझ में नहीं आया ये 2 और 3 क्या सोच के आंसर किया है यहाँ पर। जिन लोगों ने 1 आंसर लगाया, अच्छी बात है, सही आंसर आपको पता था। अब इसके बारे में एक चीज़ और समझ लो, जब मैंने ये पोस्ट अपलोड की थी उसके 1 घंटे बाद जब मैंने चेक किया था तो यहाँ पर सिर्फ 32% कैंडिडेट थे जिन लोगों ने मतलब सही आंसर दिया था, यानी 1 पर पोल के थ्रू अपना आंसर किया था। बाकी के समझ लो 68% कैंडिडेट ऐसे थे जिन लोगों ने गलत आंसर दिया था। लेकिन अब हालांकि आंकड़ा उल्टा हो गया, 68% लोगों ने सही आंसर दिया इस पे अभी तक, और बाकी के जो 32% है उन्होंने गलत। अब ये बात तो तब होगी जब आपकी एग्ज़ाम के लिए जो अभी डेट अनाउंस हुई थी वो नहीं आई थी। अब जब एग्ज़ाम के लिए डेट आई, तैयारी में जुट गए, मैंने तब फिर एक और अपलोड किया कि अब क्या कंडीशन है। और इस बार भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके रखा। यहाँ पर मैंने आपको भाई जियोग्राफी से रिलेटेड रख दिया था, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को नॉर्मल आपका जीके का जो क्वेश्चन होता है वो रखा कि किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है। ये मैंने लगभग 4 से 5 दिन के करीब अपलोड किया था पहले। और ध्यान रखना, क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है? मोतियों का शहर। क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन आपको रखे थे कि हैदराबाद, कोच्चि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब बता दूं यहाँ पर क्या ऑप्शन लगाया आप लोगों ने, किस बेस पे लगाए। कुछ लोगों ने आंसर लगाया है इनमें से कोई नहीं। इनने इसलिए लगा दिया क्योंकि भाई इन्हें याद है कि मोतियों का देश है बहरीन, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है ठीक से। मोतियों का शहर है लेकिन उसे मोतियों का देश समझ के बहरीन, इन लोगों ने चौथा आंसर लगा दिया कि इनमें से कोई नहीं। अब ये जो 6% लोग हैं, ये पता नहीं कौन सा गांजा फूक किया है। ए और बी दोनों, एक उपाधि कभी भी 2 शहरों को नहीं मिलती है कि 2 शहरों को सेम एक ही उपाधि दे दी जाए। ध्यान रखो ये चीज़ हमेशा को। तो ये ए और बी लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपका आंसर या तो ए होता है या बी होता है या डी होता। अब इनमें से कुछ लोगों ने कोच्चि को भी आंसर लगाया है। इसके अलावा सही आंसर सिर्फ दिया है 74% लोगों ने। इसके बारे में भी ध्यान रखो। ये क्वेश्चन अपलोड करने के 1 घंटे बाद जब मैंने चेक किया था तो इस पर सिर्फ 52% लोग थे जिन लोगों ने सही आंसर किया था, और बाकी के 48% लोग ऐसे थे जिन लोगों ने गलत आंसर दिया था यहाँ पर। लेकिन वही चीज़ कि जब किसी एक पोल को लगातार वोट मिलते हैं तो जिन्हें नहीं भी आता है सही आंसर, वो लोग भी उसी को वोट देते जाते हैं। अब यहाँ पर भले ही चाहे पहले क्वेश्चन में 68% लोग सही थे या दूसरे में 74, लेकिन मैं अगर सही आंकड़ा बताऊं, अगर ये पर्टिकुलर सबको अलग अलग मिले, प्राइवेट तौर पर अगर आपको ये क्वेश्चन मिले कि जैसे मैं एक को क्वेश्चन दूं और सिर्फ उसी के पास वो क्वेश्चन है, वो आंसर करे। जैसे आप एग्जाम देते हो ना, तो आपको पता रहता है कि उस टाइम पे आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको ये नहीं पता रहता कि आपके बगल वाले की स्क्रीन पर कौन सा क्वेश्चन है।
अगर इस टाइप से ये क्वेश्चन लगते तो यकीन मानो मैं गारंटी देता हूँ सिर्फ 50-50% ही कैंडिडेट दोनों क्वेश्चन में से होते जो सही आंसर कर पाते। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ ये भी अच्छे से समझो आप। देखो आप एग्ज़ाम देने जाओगे, चाहे वो एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, आइसोलेटेड कैटेगरी, दुनिया भर का कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंक, पुलिस, बीडीओ, वन विभाग, कुछ भी हो यार दुनियादारी का एग्ज़ाम, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पर 100% कैंडिडेट होते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना फिक्स है ना कि 100% ही होशियार जा रहे हो वहाँ पर। आपको पता है कि आपके लगभग 2.42 करोड़ के करीब फॉर्म गए हैं एनटीपीसी, ग्रुप डी सब के लिए, तो सारे के सारे कैंडिडेट होशियार थोड़े ना जा रहे हैं। आप तो ये मान के चलो कि उनमें से 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि तैयारी में बिल्कुल नए नए आए हुए हैं, उन्हें अभी तैयारी की कोई खास जानकारी नहीं है, उन्होंने अभी बेसिक्स ही नहीं पढ़े हैं कि जो भाई उन्हें अभी ये भी याद नहीं है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है वो चेंज हो गई है, जो रेल सुरंग है वो चेंज हो गई है, इसके अलावा सड़क पुल है वो चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि वो लोग आज भी पुरानी बुक से ही वही सब पढ़ रहे हैं जो पुराना दिया हुआ है, अपडेट ही नहीं है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं हैं, अगर पढ़ लें तो उस क्वेश्चन के ऑप्शन को नहीं देखते हैं कि उसमें क्या दिया हो, गलत सलत आंसर लगा देते हैं। तो ऐसी कई सारी गलतियों को मिलाकर अगर देखें तो 50% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो छोटी छोटी गलती करने की वजह से सेट जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, एग्जाम भी होता है जिसमें सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, उनको भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बाकी के जो 50% बचते हैं इनमें से आधे वो होते हैं जो स्कोरिंग की वजह से बाहर हो जाते हैं। स्कोरिंग की वजह से कैसे? जैसे अगर किसी एग्जाम में कट ऑफ हाई जाती है तो ये क्या होता है, ये कुछ ही मार्क्स से बाहर हो जाते हैं, चाहे 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, तो इतने मार्क्स से बाहर हो जाते हैं। अब जो बाकी के 25% बचते हैं, आपका कंपटीशन सिर्फ उन्हीं लोगों से होता है। यानी कि अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं, अगर मैं भी एग्ज़ाम दे रहा होता तो मैं जैसे एनटीपीसी के लिए अप्लाई करता और उसमें अगर 1.26 करोड़ के करीब फॉर्म गए हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंपटीशन मान के चलता कि 20 से 25 लाख कैंडिडेट से, इससे ज़्यादा से मैं मान के चलता ही नहीं। और इसके बाद अपने कंपटीशन को प्रिडिक्ट करता है। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब पिछला वाला जो एनटीपीसी हुआ था उसमें 700 के करीब एक सीट थी, यानी 700 बच्चों पर एक सीट को आवंटित किया था। इस साल तो कंपटीशन आधा है, 350 कैंडिडेट के ऊपर एक सीट है, यानी कि आपका कंपटीशन आधा है। लेकिन हाँ, 2015 के कंपैरिजन में आपका जो पढ़ाई का लेवल है, जो आपके क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो बढ़ गया है। तो वो खैर एक अलग चीज़ है यार, समय के साथ पढ़ाई का लेवल बढ़ता है। 2012 में काफ़ी सिंपल पेपर आते थे, 2015 में उससे टफ हुए, उसके बाद 2018 में और टफ हुए, तो कॉमन सी बात है अब 2020 में भी टफ आएगा, 21 में भी टफ आएगा। लेकिन ये कोई चीज़ बहाने वाली चीज़ तो होती नहीं है कि नहीं पेपर टफ आया था। समय के साथ हमारी पढ़ाई के तरीके बदलते हैं। आज आप मोबाइल से पढ़ते हो, 2012 में मोबाइल से कोई नहीं पढ़ता था, सब लोग केवल बुक्स से पढ़ते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो लोग सिर्फ मोबाइल से ही पढ़ लेते हैं। पहले ऑनलाइन स्टडी का उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, कोई नहीं पढ़ता था, सब ऑफलाइन घुसे रहते थे, कोचिंगें बहुत धड़ल्ले से चलती थी, अच्छी खासी कमाई होती थी। लेकिन आजकल क्या है, आजकल वही चीज़ हो रही है लेकिन ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन कोचिंगें कमा रही हैं, पेड कोर्स को बेच के या फिर कोचिंग दे के। अब देखो, मुझे पता है आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम किस तरह अपनी तैयारी को इतना अच्छा कर सकें कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो इसका सबसे अच्छा समझने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पर अच्छे से देखना चाहिए। इन पोल को आप ध्यान से देखो कि आपके लिए कितने लोग आपके सामने खड़े हुए हैं जो आपको रोकने को तैयार हैं और खुद आगे बढ़ने के लिए जाएंगे। तो आपको बस इतना सा करना है कि दूसरों के पीछे नहीं भागना चाहिए। देखो, अगर रेस जीतनी होती है तो जो तुम्हारे सामने भाग रहा है उसके आगे निकलना पड़ता है। ये नहीं होता है कि तुम उसके साथ दौड़ते रहोगे तो तुम रेस जीत जाओगे। कंपटीशन में भी बिल्कुल ऐसा है। अगर तुम सोचो कि सामने वाला 80 नंबर ला के पास हो जाएगा और मैं भी 80 लाऊंगा, मैं पास होऊंगा, तो ये गलत है। वो 80 का टारगेट बनाता है तो तुम 90 का बनाओ, वो 90 का बनाता है तुम 100 का बनाओ, अगर वो 100 का बनाता है तो कॉमन सी बात है 100 का बनाओ। और देखो, जैसा आप लोग जानते हो कि जब से रेलवे ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा रहा है तो कट ऑफ के लिए भाई नॉर्मलाइजेशन का भी ये लोग करते हैं कि आपके जो रॉ स्कोर होता है आपका, उसका ये लोग नॉर्मलाइज करके सही स्कोर देते हैं कि भाई आपके शिफ्ट के हिसाब से आपका स्कोर क्या होना चाहिए। तो कॉमन सी बात है, इस चीज़ का भी असर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। अब अगर आप प्रैक्टिस सेट में ये सोच लो कि नहीं, मैं तो हर एक प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा 70 to 80 लाऊंगा या फिर 60 to 70 लाऊंगा और आराम से पास हो जाऊंगा, तो ये उम्मीद में मत रहो। अगर भगवान ना करे आपकी शिफ्ट सिंपल आई तो आपके मार्क्स घट जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन टफ आई तो भाई बढ़ भी जाएंगे। खैर, नॉर्मलाइजेशन का कीड़ा मत पालना अपने दिमाग में। आप तो ये मान के चलो कि आपको जो रॉ स्कोर है वो आप जितना ज़्यादा ला सकते हो उतना ज़्यादा लाओ। ये मत सोचो कि पिछले साल कट ऑफ क्या रही उसके अकॉर्डिंग मार्क्स लाने, बिल्कुल नहीं यार, ये सोच मत बनाओ।
ये मान के चलो कि 100 मार्क्स का पेपर है तो उतने ही लाने हैं, तब जाके मार्क्स ऐसे होते हैं कि भाई 80 और 90 के करीब आते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ जो शायद आप लोगों को कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। देखो, रेलवे की तरफ से अभी जो ये वैकेंसी निकल चुकी हैं ग्रुप डी एनटीपीसी, ये मान के चलो कि ये बोनस वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप इनमें जॉब नहीं ले पाए तो आगे चल के बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि आगे कोई भरोसा नहीं है कि नई भर्तियाँ कब तक आएंगी। क्योंकि देखो, मैन पावर को रेलवे कम कर रहा है, कॉस्ट कटिंग भी कर रहा है, तो कॉमन सी बात है भर्तियों पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन अब भाई क्योंकि रेलवे पहले से वैकेंसी निकाल चुका है तो वो बाध्य है उस चीज़ के लिए, उसे पूरी करनी पड़ेंगी। और इसमें भी आगे चल के देखना छटनी ज़रूर होगी, हो सकता है वैकेंसी कम हो जाए, कन्फर्म नहीं है, हो सकता है। ये मत कहना कि आप कैसे कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है वैकेंसी कम हो, क्योंकि पिछले साल भी हो गई थी और इस साल तो बहुत ज़्यादा निकली हैं। खैर, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक पोस्ट से मतलब है जो हमें लेनी है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम जॉब लो, और अगर हिम्मत नहीं है तो फिर घर जाओ। देखो, बुरा मत मानना इस चीज़ का, ये चीज़ फैक्ट है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी लग गई है इसलिए मैं आप लोगों को ताना टाइप का दे रहा हूँ, ताना नहीं दे रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि सोच को छोटा मत रखो, सोच को अपना ऊंचा बना के रखो। आज अगर आप ग्रुप डी में भी सिलेक्ट होते हो तो वहाँ मत रुक जाओ, ये मान के चलो कि उससे ऊंची पोस्ट लेनी है। अगर आप ग्रुप सी में भी सिलेक्ट होते हो तो ये मत सोचो कि मुझे बस यहीं रुक जाना है, मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना है। जो इंसान अपनी सोच को छोटा बना के रखता है वो ज़िंदगी भर ही छोटा रहता है। देखो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें अपने दिमाग में रखना चाहिए। आपके छोटे छोटे ड्रीम्स हों या बड़े बड़े भी ड्रीम्स हों, उनको हमेशा ये चीज़ सोच के रखो कि तुम हो, तुम्हारे सामने एक दीवार है एग्ज़ाम की, और उसके बाहर तुम्हारे सारे के सारे सपने हैं जो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अगर तुम्हें उन्हें पाना है तो कॉमन सी बात है, तुम्हें उस दीवार को गिराना होगा, यानी कि उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। और ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में ग्रुप डी की नौकरी बेकार है। आज के टाइम में ग्रुप डी की नौकरी मिल जाए तो वो भी पकड़ लो, लेकिन सिर्फ उसके भरोसे मत रहो। अपनी सोच को आगे बढ़ाओ, अपनी सोच के हिसाब से आपने जो पढ़ाई करी है उसके हिसाब से जॉब लो। इसलिए कंटिन्यू तैयारी को करते रहो, अच्छी तैयारी करो, फाड़ तैयारी करो। मैं तो कहता हूँ ऐसी तैयारी करो कि कोई भी तुम्हारे आगे ना टिक पाए। सो गाइज़, मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपने जितनी मेहनत की है, आपकी जो पारिवारिक स्थितियां हैं उसके हिसाब से आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिले, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएं। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपने कंपटीशन को समझ के चलो, आपका कंपटीशन 100% से नहीं है, काफ़ी कम लोगों से है। अगर अच्छी तैयारी करके गए तो डेफिनेटली आपकी जॉब लग जाएगी। सो वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।